वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इंट्रोडक्शन का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो रेलिवेंट आईएफआरएस हैं उसमें IS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन है। और इस स्टैंडर्ड के अंदर जो बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन है और रूल्स हैं वो डेफिनेशन और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर वगैरह होते हैं, तो हमारा फोकस बेसिकली इसमें से डेफिनेशन पर होगा, वो भी पार्शली। उसके बाद IFRS 7 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करता है। फिर IFRS 9 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हमारे लिए स्टैंडर्ड है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन, रिकग्निशन वगैरह, मेजरमेंट के रूल्स, इम्पेयरमेंट, हैजिंग वगैरह सब चीज़ों के रूल्स जो हैं वो IFRS 9 में हैं। और फिर IS 39 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकग्निशन एंड मेजरमेंट। बेसिकली IS 39 जो है वो IFRS 9 से रिप्लेस हो जाना है और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सिर्फ IS 39 में इस वक्त जो है हेज अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं वो इफेक्टिव हैं कि वो एंटिटीज़ को कुछ को अलाउड हैं कि वो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली IS 39 जो है वो ख़त्म हो जाएगा और IFRS 9 ही जो है वो फुली एप्लीकेबल रह जाएगा। अब डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया जाता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू, किस चीज़ को राइज देता है जी? एसेट कॉन्ट्रैक्ट, कि एक एंटिटी का फाइनेंशियल एसेट बन जाता है और दूसरी एंटिटी का फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। अब जब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज तो इन्वॉल्व होती ही हैं। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, यानी एक एंटिटी इन इट सेल्फ कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट नहीं कर सकती। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी और एक पार्टी की फाइनेंशियल एसेट होगा, वो हम भी हो सकते हैं अगर हम एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी देख रहे हैं। और जो अगर हम रिपोर्टिंग एंटिटी के तौर पे फाइनेंशियल एसेट होल्ड कर रहे हैं तो हमारा फाइनेंशियल एसेट किसी और की फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। और अगर हम अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं एज ए रिपोर्टिंग एंटिटी, तो वो जो हमारे पास फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है वो किसी और एंटिटी का फाइनेंशियल एसेट होगा। तो एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होता है और दूसरी एंटिटी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है। अब हमें डिस्कस ये करना है कि फाइनेंशियल एसेट क्या होता है। एसेट की डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एसेट क्या होता है, लेकिन हर एसेट फाइनेंशियल एसेट नहीं होता। तो एसेट्स को हम देखेंगे कि कौन से एसेट्स फाइनेंशियल एसेट हैं और जो एसेट फाइनेंशियल एसेट नहीं होंगे वो फिर नॉन फाइनेंशियल एसेट होंगे। तो फाइनेंशियल एसेट की जो डेफिनेशन है उसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो वो बनती है कि फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज कैश, यानी कैश जो है उसको, यही डेफिनेशन है, वन ऑफ द डेफिनेशन। तो हम 4 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल पे, वैसे और भी हैं दो जो डेरिवेटिव नॉन डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं, लेकिन बेसिक लेवल पर 4 डेफिनेशन डिस्कस होंगी, जिसमें पहली डेफिनेशन है कैश। तो आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये बाय डेफिनेशन फाइनेंशियल एसेट है। फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, यानी अगर आपने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी आपका फाइनेंशियल एसेट होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट, फॉर एग्जाम्पल आपका जो रिसीवेबल है, लोन रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट इन लोन है, जिसमें आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि आपको कैश मिलेगा या कोई और फाइनेंशियल एसेट मिलेगा, तो वो भी आपका फाइनेंशियल एसेट होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल, तो फेवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय अ बैंक, यानी अब बैंक ने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ और उसमें उसने डॉलर किसी को सप्लाई करने हैं और डॉलर का रेट कम हो जाता है, तो बैंक को इस कॉन्ट्रैक्ट में फेवरेबल रहेगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसमें उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे, डॉलर का रेट अब कम हो चुका है, तो उसे मार्केट से सस्ता डॉलर मिलेगा, जिससे वो सस्ते को लेके उस पर्सन के साथ जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर लेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फेवरेबल होते हैं और फ्यूचर में सेटल होने होते हैं, तो वो भी फाइनेंशियल एसेट होंगे। अब फाइनेंशियल एसेट की ये 4 डेफिनेशन है, यानी इनमें से किसी एक पर भी कोई एक भी क्राइटेरिया अगर मीट हो जाता है तो हम उसे फाइनेंशियल एसेट कहेंगे, और जो इनमें से कोई क्राइटेरिया मीट नहीं करता उसको हम फिर फाइनेंशियल एसेट नहीं कहेंगे, वो नॉन फाइनेंशियल एसेट होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ना कैश है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सेल करेंगे तो पैसे मिलेंगे, लेकिन इट सेल्फ वो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं होता, ना ही उसमें कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज इन्वॉल्व हो रहा होता है। सो बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट वगैरह जो हैं वो आपके फाइनेंशियल एसेट नहीं है। फिर बात करते हैं जी हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी की। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज एनी लाइबिलिटी दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट, फॉर एग्जांपल लोन पेबल, फॉर एग्जांपल ट्रेड पेबल, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स इशूड, जिसमें आपने कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लिगेशन ली हुई है कि आप
कैश पे करेंगे, कैश डिलीवर करेंगे, तो वो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। या इसी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल। जिस तरह अभी हमने बैंक के एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, तो अगर डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो बैंक के लिए वही कॉन्ट्रैक्ट अनफेवरेबल हो जाएगा, कि बैंक ने किसी को कहा हुआ है कि जी हम आपको 160 का डॉलर देंगे, बाद में 165 का डॉलर हो जाता है, तो बैंक के लिए कॉन्ट्रैक्ट 5 रुपीज़ से अनफेवरेबल है, कि मार्केट से 165 का डॉलर लेकर उस पर्सन को 160 में देना पड़ेगा, तो 5 का लॉस होगा बैंक को। तो जो कॉन्ट्रैक्ट अनफेवरेबल है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट होगा। तो ये अगर हम दो डेफिनेशन देखें तो ये बिल्कुल जो है इन दो डेफिनेशन का अपोजिट है, जो थर्ड एंड फोर्थ डेफिनेशन हमने फाइनेंशियल एसेट की डिस्कस की थी। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एविडेंसेस अ रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। तो एग्जांपल है इसकी इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द एंटिटी। अगर एक कंपनी के एसेट्स में से तो उसकी तमाम लाइबिलिटीज डिडक्ट कर दी जाएं, तमाम लाइबिलिटीज पे कर दी जाएं, तो जो बाकी एसेट्स बचेंगे, रेजिडुअल जो बाकी बच गए, वो किसको मिलेंगे? वो किसको मिलेंगे? जिसके पास ये एविडेंस होगा कि वो एंटिटी का ऑनर है। और वो एविडेंस बेसिकली कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट से आएगा? वो आएगा इक्विटी शेयर से। तो इक्विटी शेयर या शेयर ऑप्शंस वगैरह जो हैं, इनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया जाता है। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जो एक एंटिटी का फाइनेंशियल एसेट और दूसरी एंटिटी का फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है क्रिएट करता है। और फिर फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन हैं। तो हम बेसिकली 4 डेफिनेशन हमने कवर किए, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर यह चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट है, दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट है और दूसरे की वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, दूसरे का वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एंगल सिर्फ क्लियर रखना है। फिर बात आती है सब्सटेंस ओवर फॉर्म की। तो बाज़ चीज़ें लीगल पर्सपेक्टिव से और तरह होती हैं और उनकी रियलिटी डिफरेंट होती है। अकाउंटिंग में हमेशा हम सब्सटेंस को फोकस करते हैं, लीगल फॉर्म को नहीं करते। तो सम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैव द लीगल फॉर्म ऑफ इक्विटी बट आर इन सब्सटेंस लाइबिलिटीज। तो लीगल फॉर्म ऑफ इक्विटी है तो हम उसे इक्विटी कंसीडर नहीं करेंगे, सब्सटेंस में लाइबिलिटीज हैं तो हम उन्हें लाइबिलिटीज कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन इशूअर, यानी एक कंपनी जो है उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि या तो उसने कैश डिलीवर करना है या एक और फाइनेंशियल एसेट देना है, तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, अगर उनको लॉ में हम देखें तो लॉ उन्हें शेयर्स कहता है, उन्हें इक्विटी कहता है। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो इसमें ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हैं। ये क्यों फाइनेंशियल लायबिलिटी हैं? क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश हो तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट हो जाती है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लॉ की नज़र में इक्विटी हैं, लेकिन अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से इन सब्सटेंस वो लायबिलिटी हैं, क्योंकि उसमें हमारी जो ऑब्लिगेशन है वो कैश डिलीवर करने की है। देयरफॉर जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड होता है, अब लीगली तो उसे डिविडेंड नहीं कहते हैं, लेकिन उसको ट्रीट हम फाइनेंस कॉस्ट करेंगे और प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, जस्ट लाइक इंटरेस्ट। अब वैसे वो डिविडेंड कहलाएगा, लेकिन हम क्योंकि वो चीज़ लाइबिलिटी है तो उससे रिलेटेड जो अमाउंट है वो ट्रीट भी इंटरेस्ट के तौर पे होगी। इसके मुकाबले में जो इक्विटी शेयर्स हैं उनके ऊपर जो डिविडेंड होता है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिकॉर्ड होता है, उसे प्रॉफिट और लॉस में आप इंटरेस्ट के तौर पे ट्रीट नहीं करते। सो हमने जो डेफिनेशन और सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इसकी बेस पर अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सो एग्जांपल 1 है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज अ फाइनेंशियल एसेट और अ नॉन फाइनेंशियल एसेट, अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और अ नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी और एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल लायबिलिटी है और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। क्यों फाइनेंशियल लायबिलिटी है? क्योंकि ट्रेड पेएबल में हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है कि हमने कैश डिलीवर करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश मीन्स इट इज ट्रेड पेएबल इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन लोन नोट्स ऑफ अनदर एंटिटी, यानी हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, लोन सर्टिफिकेट्स उसके लिए में हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा तो वो फाइनेंशियल एसेट हो गया। अब फाइनेंशियल एसेट क्यों हो गया? क्योंकि जो लोन नोट्स हैं वो दूसरे का डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो हमें पे करेगा और हमारा राइट है, हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, तो ये हमारा फाइनेंशियल एसेट ट्रीट होगा। बैंक लोन ऑब्टेन्ड, अब अगर हमने बैंक लोन लिया हुआ है तो ऑब्वियसली हमारी लायबिलिटी है और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक लोन का मतलब है कि हमने लोन वापस करना है, वी हैव कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, तो दिस इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड का मतलब है कि हमने शेयर्स इशू किए हुए हैं। अब जो शेयर्स हमने इशू किए हैं वो हमारा एसेट नहीं है, वो हमारी लायबिलिटी भी नहीं है, वो हमारी इक्विटी है, तो ये हमारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होंगे। उसके बाद
इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड, तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो इक्विटी की नेचर में ही होते हैं, ये भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होंगे। जबकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हमने डिस्कस किए थे वो हम लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। लेकिन इररिडीमेबल में तो एंटिटी की ऑब्लिगेशन नहीं है, वो तो फॉर लाइफ चलेंगे कंपनी के साथ, तो कंपनी ने उसके पैसे वापस नहीं करने होंगे अनलेस कि वाइंडिंग अप का एक इवेंट हो जाए जो कि काफ़ी रिमोट होता है। अनफेवरेबल फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट, तो अनफेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हो फॉरवर्ड करेंसी का तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, यही कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल होता तो हम इसको फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसकी सेम रिक्वायरमेंट है कि हमने फाइनेंशियल एसेट, नॉन फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला आइटम है हमारे पास शेयर ऑप्शन इशूड। जस्ट लाइक ऑर्डिनरी शेयर इशूड, सेम शेयर ऑप्शन इशूड का कॉन्सेप्ट है कि ये भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, पोटेंशियल है लेकिन है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड, यहाँ पे हमारा सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट आता है कि लॉ तो इनको शेयर्स कहता है लेकिन सब्सटेंस में ये शेयर्स नहीं होते, ये लाइबिलिटी होते हैं, तो हम इनको फाइनेंशियल लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अब जब हमने इन्वेस्टमेंट कर ली तो वो हमारा एसेट है, तो ये हमारा फाइनेंशियल एसेट ट्रीट होगा बिकॉज वी हैव कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। प्रीपेड रेंट, अब प्रीपेड रेंट का मतलब ये है कि हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया है, ये एसेट तो है लेकिन ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है क्योंकि अब हमें बदले में कैश नहीं मिलना, हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है, हमें बदले में क्या मिलेगा, हमें सर्विसेज मिलेंगी, हमें वो बेनिफिट मिलेगा कि हम एक प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकेंगे आने वाले टाइम में। तो हमारा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल एसेट नहीं है, तो ये फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा, इसे आप नॉन फाइनेंशियल एसेट कहेंगे। करंट टैक्स पेएबल, अब करंट टैक्स पेएबल जो है वो कैश में पे होना होता है, तो ये हमारी ऑब्लिगेशन तो है और हमने डिलीवर भी करना है कैश, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। हम टैक्स इस वजह से पे नहीं करते कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, हम टैक्स इस वजह से पे कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है, लॉ हम पर अप्लाई हो रहा होता है, तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की वजह से हम पे कर रहे होते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होगी क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जब हम सेल कर देते हैं तो वो रिसीवेबल बन जाता है, तब तो वो फाइनेंशियल एसेट होगा, लेकिन जब तक हमारे पास इन्वेंट्री हमने सेल नहीं की तो हमारा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है। इन्वेंट्री हमारा एसेट है लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश उससे अराइज नहीं हो रहा अभी, तो ये एसेट तो है लेकिन नॉन फाइनेंशियल एसेट है। फिर अब हम रिकग्निशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि एक एंटिटी फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को कब रिकग्नाइज करती है, यानी कब हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उन्हें करते हैं। व्हेन एंड ओनली व्हेन द एंटिटी बिकम्स पार्टी टू द कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं, आपकी एक लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो फिर तो आप फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी को रिकग्नाइज करेंगे। अगर आप अभी निगोशिएट कर रहे हैं और अभी आपके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रोविजन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो आप फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। सो फाइनेंशियल एसेट जो है वो इन्वेस्टमेंट इन डेट भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी भी हो सकता है। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है, अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमने इस वीडियो में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कवर करने थे। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल एसेट्स की, और ऐसे फाइनेंशियल एसेट जो दूसरी एंटिटी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो। तो अगर आपने फाइनेंशियल एसेट ऐसा रखा हुआ है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी की, तो उसके जो क्लासिफिकेशन के रूल्स हैं वो क्या होंगे, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। अब हमारी 3 क्लासिफिकेशन होती हैं फाइनेंशियल एसेट की: अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम और फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। अब अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट तो इस सिचुएशन में एप्लीकेबल ही नहीं है, यानी अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट वाला जो क्लासिफिकेशन है वो तो एप्लीकेबल होगी ही नहीं किसी भी सिचुएशन में। फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम एप्लीकेबल होगी अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ना हो
और उसको आपने इरिवोकेबल चॉइस की उसकी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे। इरिवोकेबल चॉइस का मतलब यहाँ पर ये है कि एक मरतबा अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के तौर पे क्लासिफाई कर देते हैं तो बाद में आप अपनी इस चॉइस को चेंज नहीं कर सकते। ये इरिवोकेबल है, यानी कैंसिल नहीं की जा सकती, रिवर्स नहीं की जा सकती। फिर एक ही ऑप्शन और बचता है, वो है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, और ये डिफ़ॉल्ट रेजिडुअल कैटेगरी है। डिफ़ॉल्ट रेजिडुअल कैटेगरी से मुराद ये है कि जो बाकी कैटेगरीज में आइटम नहीं आता वो यहाँ पर आता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आपने ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है, यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह, क्योंकि थ्रू ओसीआई में ये शर्त है कि वो ट्रेडिंग के लिए ना हो, तो जो ट्रेडिंग के लिए होगा वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस में आ जाएगा। या फिर एक एंटिटी चॉइस नहीं करती थ्रू ओसीआई की, तो वो फिर प्रॉफिट और लॉस पे भी मेजर कर सकती है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेजरमेंट पर होगी, और जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली जो हैं, अगर हम 90% ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो मेजरमेंट पर फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन मेजरमेंट आप तभी करेक्ट कर सकते हैं जब आपने क्लासिफिकेशन करेक्ट की हो। अगर हर क्लासिफिकेशन की डिफरेंट मेजरमेंट है तो मेजरमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है या एसेट है या लाइबिलिटी है जिसकी एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं, तो उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो इस क्लासिफिकेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये मेजरमेंट के अंदर हमें पता चलेगा कि किस टाइप की मेजरमेंट हमें अप्लाई करनी चाहिए उस आइटम पे। इस पर एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि हम डिफरेंट सिचुएशन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल एसेट्स को, उसको देख सकें। तो आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल एसेट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस। अब ये ट्रेडिंग पर्पजेस के लिए अगर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होता तो थ्रू ओसीआई हो सकता था, तो ओसीआई नहीं हो सकता, अमोर्टाइज कॉस्ट तो वैसे ही कभी नहीं होता, तो फिर हमारे पास एक ही चॉइस बचती है कि ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस है। फिर एक और आइटम देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, द एंटिटी हैज नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग दीज शेयर्स इन द फोरसेबल फ्यूचर, यानी सेल करने के कोई इंटेंशन नहीं है, तो ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि ट्रेडिंग के लिए नहीं है। और फिर अगर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो फिर ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लासीफाई हो सकते हैं, तो इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के तौर पर हम क्लासीफाई कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की जब हमने इन्वेस्टमेंट की हुई हो इन द डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, यानी हमारा फाइनेंशियल एसेट है और दूसरी एंटिटी की वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो। वंस अगेन हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन अवेलेबल हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम एंड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। अब इसके लिए हमें 2 मॉडल्स देखने होते हैं, बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक्स मॉडल है। तो जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें बिजनेस मॉडल रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी इंटेंशन क्या है उस इन्वेस्टमेंट को लेके, और कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक्स मॉडल ये है कि उसकी कैश फ्लो की नेचर क्या है। तो अमोर्टाइज कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो अगर हमारी इंटेंशन ये हो कि हमने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कलेक्ट करने हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो से मुराद ये है कि जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो कलेक्ट करना है, जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो जो रिडीम होकर अमाउंट मिलेगी हमने वो लेनी है। तो हमारा मकसद अपने कैश फ्लोज कलेक्ट करना है, हमारा मकसद सेल करना नहीं है। और हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हैं, और स्पेसिफाइड डेट्स पर हमें पता है कि इस दिन इतना इंटरेस्ट मिलना है और फिर रिडेम्पशन होगी तो वो इस दिन पर इतना प्रिंसिपल मिलेगा। तो ये दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में हमारा बिजनेस मॉडल थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, और वो ये है कि होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एंड और सेल इफ बेनिफिशियल। तो हमारी फॉर एग्जांपल इंटेंशन ये होती है कि हम इंटरेस्ट अर्न करते रहेंगे, लेकिन अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अराइज होती है, कोई अल्टरनेटिव ऐसी इन्वेस्टमेंट नज़र आती है जिसमें इससे भी अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा, तो इस इन्वेस्टमेंट को सेल करके और उस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ये हमारा बिजनेस मॉडल होता है, यानी इसमें हम मेच्योरिटी तक भी होल्ड कर सकते हैं और अगर सिचुएशन अराइज हो तो सेल भी कर सकते हैं। कैश फ्लो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी सेम है कि वो सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड डेट, उसके अलावा और कुछ ना हो। तो ये तो 2 क्लासिफिकेशन हो गई, फिर बच जाती है वाहिद एक क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, और ये डिफॉल्ट रेजिडुअल कैटेगरी है। यानी जो चीज़ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेगी फिर वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस में आ जाएगी। ये कैटेगरी इवन तब भी अलाउड है अगर ऊपर वाली क्लासिफिकेशन मीट हो रही हो। फॉर एग्जांपल एक हमारा ऐसा हमारी इन्वेस्टमेंट है डेट इंस्ट्रूमेंट में जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का क्राइटेरिया मीट कर रही है, लेकिन एंटिटी समझती है कि अकाउंटिंग मिसमैच को एलिमिनेट करने के लिए थ्रू प्रॉफिट और लॉस उसे मेजर करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। अब अकाउंटिंग मिसमैच ये होता है कि कुछ एंटिटीज अपनी
जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं और जो उनका नेचर ऑफ बिजनेस होता है उसमें वो अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉफिट और लॉस पर ही रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं तो उन्होंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हुई होती हैं वो अल्टीमेटली उसकी नेट एसेट वैल्यू की बेस पर उन्होंने अपने यूनिट होल्डर्स को उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो वो फेयर वैल्यू में इंटरेस्टेड होते हैं, वो उसके इंटरेस्ट वगैरह में अल्टीमेटली इंटरेस्टेड नहीं होते। तो उनके लिए फिर वो अपनी तमाम लाइबिलिटीज़ भी फेयर वैल्यू पे शो कर रहे होते हैं, वो अपनी तमाम एसेट्स भी फेयर वैल्यू पे शो कर रहे होते हैं। तो फिर ये आइटम भी बेशक क्राइटेरिया मीट कर रहा हो तो कंसिस्टेंसी के लिए वो ऐसा कर सकते हैं कि वो इसे भी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पर शो कर दें। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एक नहीं इस सिनेरियो में, क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा टेक्निकल एरिया बन जाता है तो हम एक से ज़्यादा एग्जांपल्स के थ्रू डिफरेंट एंगल्स इसके कवर करेंगे। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं। XYZ Limited makes a large bond issue to the market. Three companies, A Limited, B Limited and C Limited, each buy identical rupees 10 million bonds. यानी तीन कंपनीज हैं, तीनों ने 10 मिलियन ईच के बॉन्ड्स परचेज कर लिए। हाउ दे शुड क्लासीफाई दीज फाइनेंशियल एसेट बेस्ड ऑन देयर बिजनेस मॉडल। अब देखते हैं कि हर कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और उस बेस पर उनकी क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो ए लिमिटेड होल्ड बॉन्ड्स फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज टू मेच्योरिटी। यानी ये सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, मेच्योरिटी तक होल्ड करना चाहते हैं। तो इनके लिए जो अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन है दैट इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। बी लिमिटेड होल्ड बॉन्ड्स फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज बट सेल्स देम ऑन द मार्केट व्हेन प्राइसेस आर फेवरेबल। तो अगर मार्केट में प्राइसेस फेवरेबल हैं तो वो सेल भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि कलेक्ट भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं और हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की अमाउंट है। तो बी लिमिटेड के लिए फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम प्रॉपर क्लासिफिकेशन बनेगी। उसके बाद सी लिमिटेड बायज बॉन्ड्स टू ट्रेड इन देम। इन्होंने ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है। अब ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है तो ये कलेक्ट करने वाला तो सिनेरियो है ही नहीं। तो डिफॉल्ट रेजिडुअल कैटेगरी हमारे पास क्या है, थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो सी लिमिटेड के लिए फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन बनेगी। एक और एग्जांपल इसी रूल्स के ऊपर यानी इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट में जो हमारे फाइनेंशियल एसेट होते हैं इनके ऊपर देखते हैं। आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट बेयरिंग डेट इंस्ट्रूमेंट, तो दूसरे का डेट इंस्ट्रूमेंट है और हमारी इन्वेस्टमेंट है तो हमारा फाइनेंशियल एसेट है। द इंस्ट्रूमेंट इज रिडीमेबल इन 5 years. द इंटेंशन इज टू कलेक्ट कैश फ्लो विच आर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ओनली। तो ये तो प्रॉपर जो है ना ये वाली डेफिनेशन को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो इसकी अकाउंटिंग हमारी क्या होनी चाहिए कि इसकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट बेयरिंग डेट इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट इज रिडीमेबल इन 5 years. The intention is to collect cash flows which are interest and principal amount only. However, the entity may sell the loan notes earlier if any good offer is received. तो सेल वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। तो अब ये प्रॉपर जो है हमारी फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला क्राइटेरिया बन जाता है। तो इसे फेयर वैल्यू थ्रू OCI के तौर पे क्लासिफाई करना चाहिए। अब एक और एग्जांपल भी देखते हैं। आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन लोन नोट्स, द ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। तो ये कलेक्ट वाली बात तो पूरी हो गई। विच कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट, चेंजेस इन ऑयल प्राइसेस इन नेक्स्ट 5 years एंड प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 5। तो जो हमारे पास अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या थ्रू OCI के लिए ये क्राइटेरिया है सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो मीट नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें चेंजेस इन ऑयल प्राइस को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो जब ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू OCI तो नहीं हो सकता। फिर एक ही कैटेगरी हमारे पास बचती है और वो कौन सी बचती है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन लोन नोट्स, ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज विच कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट, चेंजेस इन ऑयल प्राइसेस, वंस अगेन एक्स्ट्रा कैश फ्लोज हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। हाउएवर द एंटिटी मे सेल, अब यानी ये कलेक्ट एंड सेल वाला क्राइटेरिया तो मीट हो गया, लेकिन जो कैश फ्लोज हैं उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा ऑयल प्राइसेस का चेंज यानी फ्लक्चुएशन भी है कुछ मार्केट की बेस पर। तो इसका मतलब है कि जो आपके कैश फ्लोज हैं वो स्पेसिफिक नहीं है ना। हो सकता है ऑयल प्राइसेस नीचे चली जाएं तो फिर आपको पैसे जो है ना मिलें और ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाएं तो ज़्यादा पैसे मिलें। तो स्पेसिफिक कैश फ्लोज नहीं है।
तो इसके अंदर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। एक ही कैटेगरी बचती है फिर, डिफॉल्ट रेजिडुअल कैटेगरी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, वो हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन है। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में हमारे पास जो कैटेगरीज होती हैं वो दो होती हैं, एक को हम कहते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और दूसरी को हम कहते हैं फेयर वैल्यू। अब इसकी जो फेयर वैल्यू की आगे फिर मेजरमेंट देखी जाती है सिचुएशन पर कि वो ओसीआई में जाएगा गेन और लॉस या प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। तो बेसिक जो क्लासिफिकेशन के बिल्कुल बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग करें तो सारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर ही शो होती हैं, अदर देन स्पेसिफिकली दोज जो फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हो। तो यानी डिफॉल्ट कैटेगरी यहाँ पर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ के लिए जो मेन कैटेगरी है वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, और ऑलमोस्ट हम जो जितने भी मेजरमेंट के क्वेश्चन कर रहे होंगे वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाले ही कर रहे होंगे। फेयर वैल्यू सिर्फ कुछ सिचुएशंस में अप्लाई होती है, फॉर एग्जांपल जहां पर आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो, या अकाउंटिंग मिसमैच जो हमने पहले डिस्कस किया था फाइनेंशियल एसेट के टाइम पर, उसको एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी हो, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं वो अपने क्योंकि सारे एसेट और लाइबिलिटीज फेयर वैल्यू पर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, तो अगर वो किसी एक लाइबिलिटी को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर शो करेंगे तो फिर वो मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए वो अगर अकाउंटिंग मिसमैच को एलिमिनेट करने के लिए अगर वो फेयर वैल्यू पे शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या जो हैजिंग के लिए हमारे होते हैं हैजिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो उनको भी फिर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग उनके ऊपर अप्लाई हो रही होती है एट टाइम्स। तो कैश फ्लो हैज के अंदर भी हम फेयर वैल्यू ही यूज़ कर रहे होते हैं और फेयर वैल्यू हैज के अंदर भी। तो ये तीन सिचुएशन है जहाँ पर हम मोस्टली फेयर वैल्यू यूज़ कर रहे होंगे। इसके अलावा हर जगह पर हमारी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की ही जो है एप्लीकेबिलिटी होगी ऑन फाइनेंशियल लायबिलिटीज। इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। Identify the classification of following financial liabilities. First है a 12% बैंक लोन obtained by A Limited payable in 5 years time। तो अब ये देखें ये एक लोन है, ये ना ट्रेडिंग के लिए तो लोन नहीं है, हमने 5 साल बाद वापस करना है, ना इसमें कोई अकाउंटिंग मिसमैच वाली बात है, ना ये कोई लोन हैजिंग वाली बात लिखी हुई है। तो जब ये फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं होगा तो डिफॉल्ट कैटेगरी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है। फिर है 8% लोन नोट्स इशूड बाय सी लिमिटेड, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग मिसमैच हैजिंग की बात नहीं हुई तो डिफॉल्ट कैटेगरी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है। Short-term currency swap agreement entered into by B for Bank Limited, which is currently unfavorable. These types of transaction are usual feature of B for Banks Limited business. Usual feature है उनके बिजनेस का, यानी फिर ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, इसलिए इस पर फेयर वैल्यू अप्लाई होनी चाहिए। टिपिकली थ्रू प्रॉफिट और लॉस डील कर देंगे, लेकिन आप जस्ट फेयर वैल्यू मेंशन कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ट्रेड पेबल्स जो हैं हमारी लाइबिलिटी हैं और किसी का जो है वो एसेट है, किसी और के लिए वो ट्रेड रिसीवेबल होंगे। तो हमारे जो ट्रेड पेबल हैं ये फेयर वैल्यू पे तो मेजर नहीं होते, क्योंकि ट्रेड पेबल हम ना ट्रेडिंग के लिए रखते हैं, ना हमने अकाउंटिंग मिसमैच के लिए, ना हेजिंग के लिए। तो ट्रेड पेबल्स जो हैं हमारे, ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इसकी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होगी। डेरिवेटिव्स हेल्ड फॉर स्पेकुलेशन पर्पजेस करंटली अनफेवरेबल हैं, फेवरेबल होते तो एसेट बन जाते, अनफेवरेबल हैं तो लाइबिलिटी हैं। तो ये टिपिकली फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पर डील किए जाएंगे, क्योंकि ये स्पेकुलेशन पर्पज जो है दैट इज़ बेसिकली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। सो ये हमारा क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन थी फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ की डिफरेंट कैटेगरीज पर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।